कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम सीए हितेश बत्रा है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बार बार लगातार पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं वीडियो पे वीडियो डाले ही जा रहा हूँ डाले ही जा रहा हूँ डाले ही जा रहा हूँ। जीएसटी के लिटिगेशन तो मैंने सारा कवर कर लिया था पहले ही, और एनुअल रिटर्न का भी मैंने डाल दिया। जिन्होंने वीडियोस देख ली हैं हो सकता है उनको काफ़ी हेल्प मिली हो, और उस वीडियोस को बनाने का उन वीडियोस को बनाने का मेरा पर्पस भी वही था कि अगर जिसने भी वो वीडियो देखी अगर उसको सपोर्ट मिला हो, हेल्प मिली हो ना, तो भैया मेरी अचीवमेंट है। अब वो अचीवमेंट मुझे पता कैसे चलेगी, क्योंकि कमेंट्स लोग कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, बेचारे चुपचाप अंदर दबा के बैठे हुए हैं वो अपना रिव्यू। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो रिव्यू दे तो मुझे भी लगे कि यार हाँ वाकई में कुछ हेल्प मिल रही है लोगों को। बट ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ इमीडिएट हो जाए, तो कुछ टाइम भी लेती है चीज़ें। तो आई थिंक ये भी उन्हीं में से ही है। तो हम दोबारा एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस, अरे सर यार हितेश जी, आप ना कुछ भी टॉपिक चूज़ कर लेते यार, मतलब पूछ तो लिया करो कौन सा पहले टॉपिक करना है या नहीं करना है। भाई मैं क्या करूँ, मुझे अब एक्चुअली क्या है कि मैंने ना जीएसटी पढ़ लिया है और मुझे समझ आ गया कि यार कुछ गंदी चीज़ें हैं जीएसटी में। एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या गंदी हैं वो अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ से क्या गंदी चीज़ें हैं वो अलग है। तो ये जो चैप्टर है आपका टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, अभी भी कुछ लोग इंडिया में हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वैट में तो काम नहीं किया या किया है, लेकिन अभी जीएसटी आ गया है तो जीएसटी में उनको पता ही नहीं है कि टैक्स इनवॉइस किस हिसाब से बनाना है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कैसे बनाने हैं। और बाकी जो पर्सनस हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर या जीटीए या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले या जो भी बैंकिंग जितनी भी हैं ये इंडस्ट्रीज़, तो ये लोग कैसे बिलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और पर्सनली मेरे को जब मैं अपने आर्टिकलशिप में था तो मेरी भी लिटरली फटती थी कि भैया मेरे को रिटर्न विटर्न चलो मैं कर लूँगा, सब देख लूँगा, लेकिन कल को मुझे बिल बनाना पड़ गया ना तो भाई मेरी फट के हाथ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता था कि बस मेरे को बिल बनाने को ना मिले, कभी बिलिंग ना मिले करने को। और बट कभी ना कभी हुआ ही है ऐसा कि कोई ना कोई कभी ना कभी बिल बनाया है। और भैया बिल बनाते टाइम हमें बहुत बहुत सावधानियाँ, केयर या बड़ी अलर्टनेस रखनी पड़ती है। तब वो क्या है ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। 16 पेज का ये है, बट 16 पेज आप हो गया ऐसा क्या डाल दिया टैक्स इनवॉइस में। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई टैक्स इनवॉइस तो यार अमाउंट डाला, डेट डाला, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, जीएसटीएन, जीएसटी कन्फर्म किया, प्लेस ऑफ सप्लाई, अमाउंट, टैक्स रेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। भैया उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो जिनको पता है भैया तुम सही हो, तुम आगे बढ़ो और तुम पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन जिनको नहीं पता भैया भाई साहब, वो आओ मेरे साथ, हम सब मिल के आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इससे एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है कि सबसे पहले ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपकी ये जो फाइल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पूरी 16 पेज की जो है पीडीएफ नीचे आपको डाउनलोड कर सकते हो आप लिंक के थ्रू। सेकंड, कोविड से बच के रहो भाई, अगर सही सलामत रहोगे तो नॉलेज भी बढ़ा सकोगे, काम भी कर सकोगे और अपनी इनकम भी जनरेट कर सकोगे। तो पहले अपना ध्यान रखो, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो गई है आजकल। और कुछ कीवर्ड्स हैं जो मुझे ठीक लगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया पहले इसमें। तो अगर आपको कुछ लगता है कि अंडरलाइन करना है तो मतलब अंडरलाइन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन पीडीएफ में ना एक अंडरलाइन करने का ऑप्शन होता है, येलो कलर आ जाता है जिसमें, वो आप देख लेना, वहाँ पे आप अपने हाईलाइट कर सकते हो सकता है जो मैंने नहीं किया वो आप करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूर थोड़ी मेरे सेम ही होंगे। देन अब एक बात आती है इसमें एग्जाम्पल में वीडियो में नहीं डालता, क्योंकि ना ये दो लोगों के लिए वीडियो बेसिकली बनाई जाती है। एक तो जो सीए फाइनल, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो चैप्टर 10, तो मैं उनके लिए लिख देता हूँ कि हाँ भाई चैप्टर 10 है, लेकिन स्टडी मटेरियल से ही उठाया सारा मैंने। मैं कोई टीचर वीचर को रेफर नहीं करता, कल को वो एक तो वो क्या बोलते कॉपीराइट का कंटेंट मार देंगे मेरे पे, तो मैं जो बना रहा हूँ वो भी जाएगी मेरी मेहनत सारी। और दूसरा स्टडी मटेरियल कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सारे स्टडी मटेरियल के ही आते हैं, तो कंसेप्ट हो सकता है यहाँ आप समझ जाओ, अगर यहाँ समझ नहीं आता तो अपनी स्टडी मटेरियल में खुद, लेकिन मैंने वहीं से ही सारे पिक किए हैं जो सारा कंटेंट है। तो मुझे और कहीं से बढ़िया मिला, ना मार्केट से मिला ना कहीं से मिला। हाँ, बेयर एक्ट कोई सोच रहा होगा कि बेयर एक्ट से डाल देते हैं, भाई बेयर एक्ट बहुत लंबा है, तो बेटर है कि आईसीए ने हमारे इतना बढ़िया बना रखा है कंटेंट, उसी से ही पढ़ते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो जॉब कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर है जीएसटी के, उनको इंटरनेट से एग्जाम्पल मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और एग्जाम वाले जिनके एग्जाम है स्टूडेंट, वो अपना स्टडी मेट से देख सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कंसेप्ट समझा दूंगा क्या क्या है। अरे भाई वीडियो क्यों बनाते हो, किसने बोला तुम्हें वीडियो बनाने को, ये पागल हो गए हो क्या, धड़ाधड़ बनाई जा रहे हो। अरे भाई मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो
जिनको नहीं आती है चीज़, जिनको आती है वो भाई क्यों देखेंगे? हाँ, वो कुछ ऐसे कंसेप्ट देख लेंगे जिनको नहीं पता थोड़े बहुत, लेकिन सारी तो देखने से रहे वो अब सेक्शन वाइज जैसे 31 उनको पता है लेकिन 32, 33, 34 नहीं पता, तो वो 32, 33, 34 में देख लेंगे अपना जाके। 31 मोस्टली सबको पता ही है, और जो मेन है ना 31 और 34 ही है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स और टैक्स इनवॉइस। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि सब पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो देख लेना। और किसके लिए इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाली आपने वीडियो बनाई है, मैंने बता दिया भाई, बेचारे उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे, जो सब, हर कोई सीए नहीं है हिंदुस्तान में, सीएस नहीं है, सीडब्ल्यूए नहीं है, सीपीए नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लो वो बेचारा बीकॉम वाला है या एमकॉम कर रही है उसने कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस, वो इतना एक्टिव नहीं है, बेचारा सरकारी स्कूल का है। उन लोगों से मेरा मोस्टली कनेक्शन है, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट, मेरे को लगता है कि है, तो मैं इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ कैटेगरीज के लोग ऐसे हैं, मतलब कैटेगरी नहीं, अपने भाई जैसे हैं वो भी, और बहन नहीं बोलूँगा बहन नहीं भाई, सिर्फ भाई लोग, वो बहन उन भाइयों की है वो, ठीक है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने जीएसटी में काम करना चाहते लेकिन बेचारे नहीं पता उनको लॉ, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ उन पॉपुलेशन को भाई ये नॉलेज आ जाए, बस ये मेरा इतनी बकवास शुरू से वीडियो शुरू होने से लेकर अब तक का पर्पस मेरा यही है बस, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस कर लिए। वीडियो ये अपना लिंक डाउनलोड कर लो ये अपनी पीडीएफ फाइल, हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इनवॉइस भी तो दो तरह के होते हैं, एक टैक्स वाला होता है और एक बिना टैक्स का होता है। बिना टैक्स वाला वो होता है जिस पर टैक्स कोई चार्ज नहीं किया, वो होता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट, जो मार्केट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वो जनरेट होता है, कच्ची पर्ची है जिसको बोलते हैं, लेकिन उस पर टैक्स नहीं होता, तो उसकी कोई लीगल रिकॉग्निशन है ही नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं है वो लॉ के अंडर, ठीक है। और ये वाला इनवॉइस इन्फोर्सेबल अंडर लॉ है बिकॉज सेक्शन 31 के अंडर आता है, ठीक है। अब 31 क्या है, हम पहले वो पढ़ते हैं। 32 आप देख लो, और 33 देख लो, 34 देख लो। 34 क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है। 32 है प्रोविजन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स, और ये कौन ऐसा बंदा है जो हिंदुस्तान में, ऐसी कौन सी प्रजाति व्यक्ति है जो कलेक्शन करे जा रहा है टैक्स की, और जबकि वो ऑथराइज नहीं है, ये उनके बारे में। अमाउंट ऑफ टैक्स को भी इंडिकेटिंग टैक्स वाइज अंदर डॉक्यूमेंट, भाई टैक्स तो दिखाना है अपने टैक्स इनवॉइस में, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट है इन लियो फॉर टैक्स इनवॉइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स की बात हो रही है यहाँ पहले, कॉन्टिन्यूस सप्लाई की। सेक्शन 232 सब सेक्शन 32 मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, या तो प्रोवाइडेड है या कोई अग्रीड टू बी, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कॉन्टिन्यूसली और रिकरेंट बेसिस। चलो, एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड का मतलब हो सकता है जबान दी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें ना सारी मैंडेटरी है अप्लाई होना। प्रोवाइडेड, एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, प्लस कॉन्टिन्यूसली ऑन रिकरेंट बेसिस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कॉन्टिन्यूसली होने चाहिए, इसलिए कॉन्टिन्यूसली बड़ा जरूरी है इसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ऐसे नहीं कि तुम धड़ाधड़ किए जा रहे हो लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब वो नहीं आएगी कॉन्टिन्यूस में, वो इंडिविजुअल इनवॉइसिंग फिर मानी जाएगी। वेदर एंड बाइट मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंडक्ट। कंडक्ट माने कि ये पाइपलाइन की तरह ही होती है, एक पाइप ही होता है वो भी, लेकिन उसमें वो लिक्विड फॉर्म में कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, वो थोड़ी दाने दाने वो सप्लाई हो रहा है, उसमें वो लिक्विड होगा तभी पाइप के थ्रू जा रहा है। फॉर विच द सप्लायर इनवॉइसेज द रेसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, ठीक है। एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू कंडीशन नोटिफाइड। कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस सब कुछ सेम है इसमें, प्रोवाइडेड, एग्री टू प्रोवाइडेड, कॉन्टिन्यूसली, रेकुरेंट या कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये है कि फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा है तब वो कॉन्टिन्यूस माना जाएगा, और उसमें पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। और देन है फिर आपका एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। देन आपका डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, 241 बोलता है कि इंक्लूड्स रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड, यानी ओरल नहीं है, मुँह जबानी इनवॉइस कुछ नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट होता, ये हमेशा रिटन में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपका लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी कि आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे हाँ भाई हमारा सॉफ्टवेयर है, कोई ये तो है नहीं कि कोई मतलब लॉक लगा रखा है कुछ है, भैया पकड़े गए ना छेड़छाड़ वाली चीज़ें तब पता चलेगा, वो तो डिपार्टमेंट को पता है तरीके सारे। तो ऐसा मत करना, अब इनवॉइस बना दिया ना तो या तो उसको कैंसिल कर देना और उसका रीज़न बता देना कि ये कैंसिल हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके प्लस माइनस या डिस्क्रिप्शन में कुछ छेड़ना नहीं फिर बनाने के बाद। आपको यार हम बैठे हमें कौन चेक कर रहा है, वो तो डिपार्टमेंट भाई सब चेक कर लेता है। एग्जाम्प्ट सप्लाई, अब जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम्प्ट, नील रेटेड और होली एग्जाम्प्ट या नॉन टैक्सेबल वो सेपरेट आती है एनोटन में, आपने एनोटन वाला अगर देखा है तो। अब यहाँ पे वो कह रहा है एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है, अब इसमें तीनों चीज़ें आएगी, नील वाली जिसका टैक्स रेट नील है, या होली एग्जाम्प्ट है एज पर नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11 और 6 IGST में, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी कि वो GST के अंडर नहीं आ रही, जिसपे एक्साइज लग रहा है या दूसरे एक्ट लग रहे हैं लेकिन वो GST में नहीं आई है, तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगी सप्लाई, यानी कि आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ GST।
दिल थाम के बैठ लो दोस्तों, क्योंकि ये सेक्शन 31 बहुत लंबा जाने वाला है, तो कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा। हम बढ़ते हैं आगे। टैक्स इनवाइस इशू बाय सप्लायर टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस। भाई पहली बात तो सेक्शन 31 है इसका, टैक्स इनवाइस का, ये अपने भेजे में घुसेड़ लो कि 31 टैक्स इनवाइस की बात करता है। इसमें आता है सब सेक्शन 1, 2, 4 और 5, जिसमें रूल 47 के साथ रीड कर रहा है। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवाइस कब इशू करना है, यानी कि इनवाइस की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई अलग चीज़ है, लेकिन जब गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की बात हो रही है, तो उसका इनवाइस भी तो जनरेट करोगे, वो कब जनरेट कर सकते हो? ठीक है, पहली बात तो गुड्स की बात हो रही है, इनवाइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ, यानी कि जो होने वाला है उससे पहले या उसी टाइम। और वो टाइम क्या बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो जब रिमूवल हुआ गुड्स आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस से, जब आपने प्लेस ऑफ बिजनेस से आपकी चौखट के बाहर निकाला, चौखट के बाहर आपका गेट भी हो सकता है, या आपका उसके एंट्री जब फैक्ट्री का एरिया है उसके अंदर से भी बाहर हो सकता है, जो भी एक जनरल टर्म्स में हम यूज़ करते हैं वो है ये। तो रिमूवल ऑफ गुड्स बेसिकली आप मान लो कि आपकी गेट से बाहर निकला है, आपकी जो टेरिटरी है प्लेस ऑफ गुड्स की, प्लेस ऑफ बिजनेस की, उसके टेरिटरी से बाहर निकला है वो, और जब बाहर निकला तो बड़ी कंपनियां क्या कहती है, GRN नंबर जनरेट करती है, गुड्स ट्रांसफर रिसिप्ट एक नाम होता है, मतलब गुड्स हमने निकाला अपनी बिजनेस से, तो हमने जो भी नाम होता है, जैसे रिसिप्ट का तो GRN होता है, उसका भी GTN या गुड्स ट्रांसफर नोट ऐसे कोई नाम होगा। ठीक है, बड़ी कंपनी में होता है, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन है वो ये सब नहीं बनाते, वो कहते हैं इनवॉइस डेट ही हमारी डेट ऑफ इनवॉइस फाइनल मानी जाएगी। तो मूवमेंट हुई है गुड्स की, तो रिमूवल ऑफ गुड्स पे आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए, या उससे पहले गुड्स रिमूव हो रहा है या उससे पहले बना लो आप इनवॉइस, उसका टाइम तब माना जाएगा। अगर और कोई केस है, मूवमेंट नहीं है, गुड्स ऐसा है कि वो अपनी जगह पे ही है, तो या तो उसकी डिलीवरी करी है या उसको अवेलेबल करा दिया, भाई ये तेरा हो गया, अब तू ले जा उठा के। पहले में हो सकता है कि हम खुद ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हैं उसको, तो हमारे जब गेट से निकला तब माना जाएगा वो। और सेकंड में हो सकता है कि डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल, हमने उसकी जाके डिलीवरी दे दी, और जब डिलीवरी कंप्लीट हो गई उसको हैंड ओवर कर दिया, या उसको ऐसा कहा हाँ भाई ये तेरा गुड्स पड़ा और उठा ले अपने आप, तो अदर केस में आ जाएगा, तो वो आपका बिफोर एट द टाइम वो इनवॉइस का डेट मानी जाएगी। और ये इनवॉइस की डेट यानी कि ये ही इसकी डेट है, फाइनल ड्यू डेट है, या उससे पहले आपने इशू कर दिया रिमूवल से या डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल से। अब इतना टाइम मैंने इसमें लगाया क्योंकि ये ही चीज़ घुस जाए दिमाग में ना, तो आगे समझने में ईजी हो जाएगा। इन केस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल सर्विस, अच्छा सर्विस अगर मान लो कुछ सर्विस चल रही है, अब वो सर्विस कंप्लीट हो गई, कंप्लीटिंग पॉइंट आपको भी पता होता है, वो फीलिंग आ जाती है हमें कि हाँ भी सर्विस कंप्लीट हो गई है। AC इंस्टॉल करने आया बंदा, ठीक है, वो बोल रहा है अच्छा उसका GSTN नंबर रजिस्टर्ड है और वो वहाँ से आया, कोई एक ऐप आती है, आपने ऐप के थ्रू अपना बुक कर दिया ऑनलाइन, 300-400 रुपये वो लेता है, आया सर्विस कंप्लीट हो गई, कंप्लीशन के विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज उसको इनवाइस जनरेट करना होता है। वैसे तो वो इमीडिएट कर देता है इनवाइस जनरेट, जैसे वो बंदा चला जाता है या उसके ऐप में ऐप है जो तो पेमेंट कर देते हो, ऐसे होता है। जब बाकी जगह ये होता है कि जब आपकी इनवाइस या तो बिफोर या आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब सर्विस कंप्लीट हो गई तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवाइस जनरेट करना होता है, और अगर आपने उस डेट में इनवाइस जनरेट कर दिया तो ठीक है, वही इनवाइस की डेट मानी जाएगी। लेकिन अगर 30 दिन पूरे हो गए, 31st डे पे आपने इनवाइस जनरेट किया, तो वो 30 वाली डेट को ही माना जाएगा, जो 30 दिन जहाँ कंप्लीट हो रहा है, 31 को नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये तो हो गया नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, लेकिन अगर कुछ है जैसे इंश्योरर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, NBFC वाले इंक्लूड है, तो उनके लिए 45 दिन है, जो ये 30 दिन का पीरियड है ना उनके लिए 45 हो जाएगा, बस इतना फर्क है। नेक्स्ट है कि जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक और ऐड हो गया टेलीकॉम ऑपरेटर या अदर क्लास ऑफ सप्लायर एज नोटिफाइड, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अभी सर्विस की बात चल रही है, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन वो होते हैं कि मान लो एक रिलायंस है, लेकिन उसका टेलीकॉम भी है, उसका स्टील भी है, यानी अलग अलग सेक्टर में बिजनेस है, तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे, लेकिन वो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ही माने जाते हैं, है तो एक ही, लेकिन वो है तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन अलग अलग ही है। अब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन आपका सेक्शन 25 एक बार देख लें जाके, यहाँ वीडियो पॉज कर लो, सेक्शन 25 देख लो, आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने क्या किया है कि मैं इशू द इनवाइस, वो कब इनवाइस इशू कर सकते हैं, ये इन लोगों के लिए है, जो ये 5 नाम दिया है ना, इन लोगों के लिए। मैं इशू द इनवाइस बिफोर और एट द टाइम सप्लायर रिकॉर्ड्स इन हिज बुक, जिसने सप्लाई किया है सर्विस वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, या वो जिस पीरियड में वो सप्लाई कंप्लीट हुई है, सर्विस की बात हो रही है ना, तो सप्लाई कंप्लीट हुई है, और उस जिस मंथ में कंप्लीट होनी है, वो जो क्वार्टर चल रहा है उस मंथ में, वो मंथ जिस क्वार्टर में आ रहा है, वो क्वार्टर कंप्लीट होने तक आपको इनवाइस जनरेट कर देना है। वो बोल रहे हैं मे इशू द इनवाइस,
इतना ही है इसमें। अब बोल रहा है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, डेफिनेशन तो पढ़ ली थी हमने गुड्स की, लेकिन टाइम लिमिट क्या है उसकी वो देख रहे हैं। वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, कोई स्टेटमेंट है बाद में पूरी एक स्टेटमेंट समरी बना के दे रहा है, या उसकी एक पेमेंट आ रही है टाइम टू टाइम, वो कह रहा है द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड या ईच सच पेमेंट इज रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहले कुछ भी हो सकता है। तो जो पहले हो रहा है ना दोनों में से, हर एक पेमेंट का, हर एक स्टेटमेंट का, ठीक है, उनमें से जो पहले हुआ, मतलब ईच स्टेटमेंट और ईच पेमेंट आपको कैलकुलेट करनी देखनी पड़ेगी हर बार। मान लो पहले स्टेटमेंट आ गई, पेमेंट बाद में हुई है, तो स्टेटमेंट ये आपका टाइम बन जाएगा, लेकिन पेमेंट पहले आ गई, फिर स्टेटमेंट बाद में जनरेट हुई, फिर वो जैसे स्टेटमेंट में ना डेट होती है काफ़ी सारी, तो डेट को देखना और साथ में उसकी जो रिस्पेक्टिव पेमेंट है वो भी देखना। तो उन दोनों में से हर एक स्टेटमेंट में हर एक डेट की और एक पेमेंट की जो पहले आ रहा है उसको माना जाएगा कि आपका टाइम लिमिट है, ठीक है, वही आपकी डेट हो गई इनवॉइस की, मैं तो ये कहूँगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, अब ये गुड्स की बात हो रही थी, गुड्स में तो ट्रैक हो जाता है कि चल गुड्स यहाँ गया, उसका इनवॉइस मतलब गुड्स ये निकला, फिर उसकी पेमेंट इतनी आई, हो सकता है कि ऊपर नीचे पेमेंट आ रही हो, तो वो हमें जनरल टर्म्स में देखना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज या जो भी होती हैं उसके हिसाब से। अब कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस, ड्यू डेट पता है हमें, ड्यू डेट इज असर्टेनेबल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एसेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, उसकी बात कर रहा हूँ। ड्यू डेट ही मानी जाएगी आपकी इनवॉइस की डेट। पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, पेमेंट की बात कर रहा है, तो भैया जब पेमेंट आएगी तब मानी जाएगी उसकी डेट। और अगर इवेंट से कोई रिलेटेड है तो जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीशन जिस दिन कंप्लीट हुआ लास्ट, वही आपका इनवॉइस डेट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये थी ड्यू डेट्स, कब तक आपको इनवॉइस इशू करना है, टाइम लिमिट का मतलब वो है, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अभी ए पार्ट ही चल रहा है, टैक्स इनवॉइस, ये देखो ए पार्ट है, टैक्स इनवॉइस इशू बाय सप्लायर, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, ठीक है। अब ये भी वही चल रहा है, लेकिन ये सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ये खत्म हुआ है टाइम लिमिट वाला, अब ये फर्स्ट टाइम लिमिट के बाद ये सेकंड वाला आया है। वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस के सीज का मतलब खत्म हो गई पहले ही, मान लो उसका कोई एक टाइम पीरियड था कि लगता है कि यार 2 महीने में, 1.5 महीने में या 2.5 महीने में कंप्लीट होती है, लेकिन वो पहले ही हो गई, 15-20 दिन में ही हो गई, सीज हो गई, कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन पहले ही खत्म हो गई है टाइम पीरियड से, टारगेट टाइम से पहले हो गई है। तो इनवॉइस शैल बी इशूड एट अ टाइम वेयर द सप्लाई सीजेस, तो जो कंप्लीशन पॉइंट होगा ना, ये सीजेस पॉइंट होगा उसका सप्लाई का, वही आपकी इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड, और इनवॉइस में जो वैल्यू होगी और जितनी सर्विस दी है उतनी वैल्यू ही आप इंक्लूड करोगे उसमें। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, आपने सुना होगा कि यार कुछ व्यापारी अपना सामान हरियाणा में रजिस्टर्ड है उनका, मान लो GSTN, और हरियाणा से बाहर गए हैं, वो दिल्ली आते हैं माल बेचने के लिए, तो अब क्या है कि ये थोड़ी है कि हरियाणा में रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है फिर दिल्ली में आके फेल लेंगे, ऐसा नहीं होता। या तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, ठीक है, अगर वो उनको लगता है जैसे ट्रेड फेयर के लिए आया कोई, रजिस्ट्रेशन लिया 90 दिन के लिए और फिर दोबारा एक्सटेंड भी करा दिया 90 दिन, और 5 दिन पहले अपना टैक्स वैक्स जमा करा दिया, एंड में रिटर्न भरी और रिफंड बना तो लेके निकल दिया। एक तो वो होते हैं, एक कुछ होते हैं कि यार सिर्फ माल बेचने आए हैं, ठीक है, और बिलिंग को वहीं से ही बनाएंगे अपने हरियाणा से ही, लेकिन वो डेट इनवॉइस की कब डालेंगे, तो उनके लिए एक बेनिफिट दिया हुआ है कि गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस यानी अप्रूवल बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस या सेल और अप्रूवल बेसिस, सेक्शन 31(7) बोलता है, ऊपर सेक्शन 31(6) था जिसमें कंप्लीशन की सीरीज हुई थी। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नॉर्मल है कि भैया पहले बना लो, ये गुड्स की बात हो रही है, पहले बना लो या जब सप्लाई हो रही है उसकी तभी बना लो, या 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, मान लो गुड्स आप रिमूव करके ले गए, ठीक है, आपकी बिजनेस से बाहर निकल गया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से, और उसके 6 महीने स्टार्ट हो गए, ठीक है, जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना, या तो उससे पहले आप इनवॉइस बना लो 6 महीने में अंदर इंदर ही, लेकिन जहाँ 6 महीने एंड हो रहे हैं या तो उस डेट पे आप बनाओ, ड्यू डेट वही मानी जाएगी, विच एवर इज अर्लियर, पहले बना दिया ठीक है, उसी टाइम बना दिया, टाइम ऑफ सप्लाई पे बना दिया ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बना दिया तो भी इनवॉइस डेट मानी जाएगी, यानी तीनों में से एक केस हो सकता है, खाली गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस उसके लिए। गुड्स मूव अलॉन्ग विद द डिलीवरी चलान एंड ई वे बिल, भैया अगर गुड्स लेके आ रहे हो ना तुम और ई वे बिल की कंडीशन लग रही है 50,000 से ऊपर वाली और इंटरेस्ट रेट है, तो भैया ई वे बिल बनाना पड़ेगा, और साथ में डिलीवरी चलान भी चाहिए। डिलीवरी चलान का टॉपिक आगे आएगा, वो आपको आगे समझाऊंगा। द इनवॉइस में बी इशूड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो आपने डिलीवरी दे दी उसको हैंड ओवर कर दिया तब आप इनवॉइस बना लो, उसी का टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। द पर्सन कैरिंग द गुड्स कैन कैरी द इनवॉइस बुक, भैया इनवॉइस कैसे बनाएगा, वो हरियाणा में पड़ी है उसकी सारी बुकलेट, भैया एक लेके चलना, तो एक बिल बुक अपनी ले चल, वही बना लियो, नहीं तो अपने अकाउंटेंट को वहाँ बोल कि भाई बिल बताता हूँ तेरे को, रेडी करके दे मेरे को, अभी मेल कर, मैं प्रिंट निकलवा के हैंड ओवर कर देता हूँ सामने वाले को, रिसिपिएंट को। तो यही है बस। अब इसका पर्टिकुलर क्या है,
अब ऐसा है, हर टॉपिक चलने वाला है, लेकिन हर टॉपिक में कुछ एक पर्टिकुलर्स बताएंगे कि भैया इस इनवॉइस के क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या जो भी आने वाला है उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे। तो काफ़ी चीज़ें कॉमन होती है, जो अनकॉमन है ना वो मैं आपको समझाया था, और जो कॉमन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप एक बार रिव्यू कर लेना। नेम एड्रेस होता है, सीरियल नंबर होता है कि भैया जो इनवॉइस नंबर, डेट होती है, रिसिपिएंट। अब ये पढ़ते हैं हम। पहली बात है टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 31 32 में, और रूल 46 के अंदर पर्टिकुलर्स आते हैं सारे। सिर्फ इतना ध्यान रखना क्योंकि रूल 46 काफ़ी जगह यूज़ होने वाला है। रजिस्टर्ड है और नेम एड्रेस GSTN या UIN रिसिपिएंट का। अनरजिस्टर्ड है, कौन? रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। एंड वैल्यू सप्लाई 50,000 या उससे ज़्यादा है। भैया 50,000 से माल ऊपर लेता है तो ई बिल तो वैसे ही लग जाता है अगर हम डिलीवरी दे रहे हैं तो नेम एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ द डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एट कोड। ये आपकी अनरजिस्टर्ड है तो देना पड़ेगा, अगर 50 से ऊपर है। 50 से नीचे है तो भैया ये सब चीज़ें आप आपकी वॉलंटरी डाल सकते हो, ठीक है। अनरजिस्टर्ड में स्टिल रिक्वेस्ट द फॉरसाइट डिटेल टू बी रिकॉर्ड्स इन दैट, मे स्टिल रिक्वेस्ट, क्योंकि मर्जी है, डालने तो डालो, ठीक है, नहीं तो। लेकिन जो बाकी मैंडेटरी चीज़ है वो तो डालनी पड़ेगी। वो क्या है? HSN SSC कोड। अब आपको पता है कि 1.5 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर आपकी होने वाली है तो प्रीवियस फाइनेंशियल में है या अभी करंट फाइनेंशियल में हो जाएगी 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, तो आपको 2 डिजिट का HSN कोड या SSC कोड डालना पड़ता है। अगर 1.4, बाकी हम चलो कंडीशन देखेंगे, अभी मान के चलो HSN कोड डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, अमाउंट, टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट कर रहा है तो एड्रेस, तो टैक्सेबल रिवर्स चार्ज बेसिस ये देखना। अगर रिवर्स चार्ज वाली है तो भैया यस और नो लिखना पड़ेगा उसमें, वैसे नो ही आता है जनरली, रेयर केस में होता है। सिग्नेचर, और सिग्नेचर डिजिट सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ये है बात। अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करें तो सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HSN कोड आ गया, 5th नंबर है, वही चल रहा है ये पार्ट का। 2nd 3rd 4th कर लिया हमने, अब 5th करेंगे। HSN कोड कब कब लगता है? 1.5 करोड़ है तो नहीं लगेगा, 1.5 से 5 है तो 2 डिजिट का लग जाएगा, और 5 करोड़ से ऊपर है 4 डिजिट का लग जाएगा। मैनर क्या है? मतलब तमीज़ क्या है भाई? मैनर मतलब तमीज़, फॉर मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, रूल 48 31(1) एंड 31(2) के अंदर। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ तो भैया गुड्स का केस है तो 3 कॉपियाँ बनेगी। पहला कौन लेगा? रेसिपिएंट, सेकंड ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर और सप्लायर डुप्लीकेट ही रखेंगे, लेकिन ओरिजिनल ले जाएगा रेसिपिएंट। ये हर बार ओरिजिनल ही लेता है, चाहे सर्विस है चाहे गुड्स है। लेकिन सर्विस के केस में 2 इनवॉइस बनेंगे और डुप्लीकेट होगा वो सप्लायर रख लेगा। एक्सपोर्ट हुई है, अब एक्सपोर्ट में क्या है वो देखते हैं। अच्छा, 3rd प्रोवाइजो है रूल 46 का, गुड्स और सर्विस दोनों के केस में। पहले तो एक्सपोर्ट होती क्या है? एक्सपोर्ट मतलब कि सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई की बात कर रहा है बेसिकली। एक्सपोर्ट की है या सप्लाई करी है SEZ को, SEZ डेवलपर या यूनिट को ऑथराइज ऑपरेशन के लिए, पेमेंट की IGST की या बॉन्ड दिया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, वो केस है। अब पर्टिकुलर्स ऑफ द एक्सपोर्ट इज सेम एज द टैक्स इनवॉइस, जो हमने टैक्स इनवॉइस में पढ़ा है वही सब है। टैक्स इनवॉइस कौन सा? ये वाला रूल 46 में जो बोल रहा है सारा लगभग। अब इसमें एक चीज़ चेंज है बस कि भैया एक्सपोर्ट हाउएवर द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू सप्लाई 50 और मोर इंस्टेड द नेम ऑफ द स्टेट एंड कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। भैया एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया के बाहर है तो किस कंट्री में कर रहे हैं वो बता दो बस। इनवॉइस तो ऐसे ही बनते हैं, बाकी आपको पता ही शिपिंग बिल वगैरह वो सब भी बनते हैं, तो वो अलग प्रोसीजर है, वो इसमें नहीं कवर होता। शिपिंग बिल आता है कस्टम एक्ट में, वहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा सारा। तो अभी तो फिलहाल इस पे करते हैं। अब बी केस हो गए, अभी तक ए था हमारा सारा, ये देखो ए ही चल रहा है सारा। ए पार्ट में इतनी सारी चीज़ें थी बट हमने फटाफट निपटा ली। अब सेकंड है, ये है गंदे गंदे केसेस। चलो पढ़ते हैं पहला पॉइंट स्पेशल केसेस का, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। पहले तो टैक्स इनवॉइस आपको पता ही है, रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद के जितने भी बिल इशू कर रहे हैं COP सर्टिफिकेट आने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या जिसको RC बोलते हैं सब, रजिस्ट्री सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी का नहीं, GST का रजिस्ट्री सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इनवॉइस में भी ना रिवाइज इनवॉइस होता है। जब आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन से, आपको पता चल गया कि यार मेरी 40 लाख एक्सीड कर रही है टर्नओवर, या जो भी मेरे पे लायबिलिटी बन गई कि मुझे अब रजिस्ट्रेशन लेना है, और जिस दिन मुझे एहसास हुआ, मुझे फील हुआ, मुझे मेरे अंदर से दिल से आवाज़ आई कि हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, मेरा रजिस्ट्रेशन लेना बनता है, मैं लॉ को नहीं तोड़ सकता, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता,
और जिस दिन मेरी आरसी आई, जिस दिन मेरा सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन आया, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है ना, उसके बीच में जो जो इनवॉइस आप चाहो तो जनरेट कर सकते हो। और आपकी पार्टियां मांग रही है कि इनवॉइस तो दो यार। वो कहता है सर हमने अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई किया। कह रहे नहीं आप इनवॉइस दो हमें। वो कह रहे हैं कि हम इनवॉइस कैसे दे दें। कह रहे नहीं नहीं दो तुम हमें, टैक्स डालो उसमें, जब करो जो भी करना करो। कह रहे अच्छा ठीक है। जब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, मेरा आरसी आ गई, उसके बाद मुझे उन बीच के जो इनवॉइस थे ना इस दो पीरियड के, उसके मेरे को रिवाइज्ड इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे। क्योंकि वो इनवॉइस तो थे लेकिन उसमें इनवॉइस वाली बात नहीं थी। वो अब आई है क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। तो रिवाइज्ड इनवॉइस आफ्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन प्रीवियस इनवॉइसेस के रिलेशन में ही बनाए जाते हैं। और जो बनाते हो वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिवाइज्ड इनवॉइस जनरेट करने होते हैं। सेम वैल्यू पे, सेम अमाउंट पे, सेम जीएसटी एंड सेम टैक्स रेट, वही सब जो एज अ लॉ के अंडर सब दिया हुआ है। बट सिर्फ वर्ड है कि रिवाइज हो जाएंगे। और वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस शैल इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ योर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन में इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। भैया पहले रजिस्ट्रेशन लोगे तभी तो रिवाइज बनाओगे, ऐसे थोड़ी। वो तो बीच का पीरियड था, वो तो आपने बना दिया इनवॉइस। सच इनवॉइस अगेन द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द सैड पीरियड। सैड पीरियड यानी कि जिस दिन आप लाइबल हुए और जिस दिन आपकी आरसी आई, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। सैड पीरियड आर पर्सन लाइबल रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अ पर्सन हु बिकम लाइफ रजिस्टर हैव टू अप्लाई रजिस्टर विद 30 डेज। जब उसको लगता है कि यार हाँ भाई मैं लाइबल हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। When registered is granted, effective date of registration is the date which the person become liable for it. जिस दिन उसका, जब मान लो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आ गया, कई बार होता है कि रिजेक्ट हो जाता है, तो कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है उसके लिए। और इनवॉइस जनरेट किए हैं उसने बीच में, तो भैया फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है क्योंकि आप टैक्स चार्ज कर चुके हो और आपको रिटर्न भी फाइल करनी होगी उसकी। तो मान लो कि कोई इनवॉइस जनरेट नहीं किया और मेरा कैंसिल हो गया, तो मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन डेट वही मानी जाएगी जो मेरा लाइबल टू रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि व्हेन रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड द इफेक्टिव डेट ऑफ, ये वो लोगों के लिए जिनको एहसास हो गया कि यार उनका ना डेट, उनका रजिस्ट्रेशन को लेना बनता है। ठीक है। लेकिन मेरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन मेरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो नहीं जो सर्टिफिकेट आया। उन लोगों के लिए वो मानी जाएगी जिस दिन उसको एहसास हुआ कि मेरा आज लेना बनता है, वहाँ से लेके आपका सारा देखा जाएगा। ठीक है। ये सेकंड डॉट यही कह रहा है, दिस द वर्ड रिवाइज इनवॉइस शैल इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली ऑन सच इनवॉइसेस। और जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद जो भी इनवॉइस जनरेट करोगे ना पिछले इनवॉइस से उस पीरियड में, उन इनवॉइसेस के ऊपर नाम लिखोगे रिवाइज्ड इनवॉइस। उन इनवॉइस के ऊपर नाम लिखोगे रिवाइज्ड इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में ही रिवाइज्ड इनवॉइस माने जाते हैं, वो भी टैक्स इनवॉइस ही है, बस सिर्फ इतना रिवाइज्ड इनवॉइस नाम लिखा है उसका। देयर विल बी टाइम लाइक द लॉ इनेबल्स। अच्छा हाँ, रिवाइज्ड इनवॉइस क्यों तो हम बना रहे हैं ताकि सामने वाला आईटीसी ले सके उसका, और जो रिटर्न जाएगी उस जिस पीरियड में रिवाइज जनरेट किया है उस मंथ की रिटर्न नेक्स्ट मंथ जाएगी, या तो 11 तारीख को जाएगी या 20 तारीख को जाएगी, अगर 1 है और 3 भी है। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अभी तक कह रहे हैं यार रिवाइज इनवॉइस पढ़ा, आप कह रहे कंसोलिडेटेड, नए नए वर्ड ले आते हो उठा के। भैया नए नहीं है, ये लॉ में लिखे हुए हैं। अब लॉ क्या कहता है, कंसोलिडेटेड भी बना लो आप। अब वो कब बनाएंगे वो देखते हैं। मान लो कुछ सप्लाई आपने अनरजिस्टर्ड को की है, ठीक है, बिटवीन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एंड द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो भैया बीच उसी पीरियड में जो आपका, जब आपने लाइबल हुए और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट आया, उसके बीच में जितने भी आपने इनवॉइस जनरेट किया ना, उसके लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जनरेट करोगे। अब ये कंसोलिडेटेड क्या आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये मान लो कि कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ए कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड इन रिस्पेक्ट टू ऑल रजिस्टर्ड इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भैया अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर टोटल अनरजिस्टर्ड सप्लाईज बन रही हैं, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अगर दी आपने 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख तक तो आप कंसोलिडेटेड बना सकते हो, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर चल के ना सबके इनवॉइस अलग अलग बनाने पड़ेंगे आपको। लॉ है भाई, मानो। पर्टिकुलर्स वही सब है, ठीक है, देख लेना एक बार। एड्रेस ऑफ डिलीवरी देख लेना अगर अलग अलग है तो। अगर एड्रेस ऑफ डिलीवरी कुछ और है या दूसरा है, तो अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी स्टेट एंड कोड भी डाला जाएगा। सीरियल नंबर। अच्छा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। अब ये तो भाई पुराने से रिलेट कर रहा ना, तो पुराने वाले इनवॉइस की डिटेल भी डालोगे। पुराने वाले का सीरियल नंबर, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, मतलब किस टैक्स इनवॉइस नंबर से रिलेट कर रहा है वो, और बिल ऑफ सप्लाई, या तो बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है वो, ठीक है। बाकी सेक्शन 34 72, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे इनवॉइस आपने जनरेट करने पड़ेंगे जिससे आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई है, तो सेक्शन 74 आपको याद है, 129 और 130, ये सब भसड़ वाले सेक्शन है
ये मेरी वहाँ पे देख लेना जाके पेनल्टी वाले चैप्टर की वीडियोस, वहाँ आपको मिल जाएगी 74 पे। वो कह रहा है कि अगर आपने इन सेक्शंस के अंडर कोई इन्वाइस जनरेट किया है 74 में, 129 में या 130 में, तो आप इन्वाइस तो जनरेट कर सकते हो, टैक्स लायबिलिटी तो जमा कराओगे उसकी, लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला जो सामने वाले का है, क्योंकि आपने टाइम से नहीं बनाया वो, अगर इन चीज़ों के अंडर आ रहे हैं तो, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल। तो भैया ऐसे ऐसे कर लेना अगर इन सेक्शन के अंदर आपके कोई इन्वाइस आते हैं तो। आगे मार्क्स, ठीक है। अभी स्पेशल केस ही चल रहा है, सेकंड पार्ट। पहले तो हमारा पहला पार्ट रिवाइज वाला, तो रिवाइज के अंदर दो आते हैं, एक तो कब इशू होगा और कंसोलिडेटेड। सेकंड आता है आपका नो टैक्स इनवाइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड इज वैल्यू इज 200 से नीचे है, यानी कि 199 रुपीज़ तक है। कोई सामान ले गया 199 तक का, तो आपको एक एक इनवाइस बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस, अब रिवाइज वाले को भूल जाओ, हम नॉर्मल कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस की बात कर रहे हैं। तो एक नाम दिया गया है जिसकी जो एक बंदा आया सामान लेके गया 199 रुपीज़ का, तो उस बंदे के लिए हम एक कंसोलिडेटेड, जब हमारा दिन खत्म हो जाएगा ना, पूरा रात हो जाएगी, तो जो रह गए हैं हमारे ऐसे बंदे जिनको 199 वाले टैक्स इनवाइस दिए, उनके लिए हम एग्रीगेट एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस बनाएंगे दुकान बंद करने से पहले। अब दुकान कब बंद होती है वो तो आप ही जानो, लेकिन दुकान बंद और शटर नीचे होने से पहले आपको बना के देना पड़ेगा। भैया कुछ कहेंगे यार मेरा तो शटर नहीं है, मेरा तो गेट है, तो भैया गेट पे ताला लगाने से पहले वो कहेंगे मैं गेट पे ताला लगाता ही नहीं हूँ, तो ठीक है भाई, जब तू निकल जाएगा वहाँ से और तू घर चला जाएगा, जब तू निकलेगा वहाँ से एग्जिट करेगा तब बनाइए, तू ऐसे जाना नहीं देंगे तेरे को, डिपार्टमेंट वाले तेरे गेट के आगे खड़े हो जाएंगे, बेटा रिवाइज टैक्स इनवाइस बना, तुम तो जाने घर नहीं जाएगा। यार बीवी का कड़वा चौथा यार, कह रहा ना 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 ये पहले पूछना था भाई, लॉ में ऐसे लिखा है, तू बना पहले फिर घर जाइयो। अब मजाक कर रहा हूँ, तो ये तो कहानी है ताकि आपको याद रहे कि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस तब बनने वाला है, यानी कि अब ये कहते हैं आगे बढ़ते हैं चलो, लेकिन कंडीशन वही है 46 वाली, वो ध्यान रखना। तो जो 46 में दे रखा है रूल 46 में जो पर्टिकुलर्स हैं वो है, रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लायर रजिस्टर्ड है, में नॉट इशू है टैक्स नहीं, मर्जी है भाई, तू 199 तक को छूट दे दिया कि तू एक क्या 200 एक 199 के बिल बनाएगा, 150 के 100 रुपये का बिल, कह रहा हम नहीं बनाते ऐसे। रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट टैक्स में इफ़ वैल्यू है उसकी 200 से नीचे, या जो रेसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट कह रहा है मुझे इनवाइस चाहिए ही नहीं भाई, क्या 199 के लिए मुझे यार तुम इनवाइस जनरेट कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए इनवाइस, अपने पास रखो। अरे सर ले लो इनवाइस, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हमने इतनी मुश्किल से लिया, इनवाइस ले लो हमारा, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके। अबे नीचे भाई, यार तू 200 एक 199 रुपीज़ के लिए मेरे को इनवाइस बांट रहे हो, मेरे को नीचे ले जा चल, मैं जला दूंगा साले इसको, फेंक दूंगा। अच्छा ठीक है, मतलब भाई मैं एंड में कंसोलिडेटेड बना लूँ, इंस्टेड सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू ए कंसोलिडेटेड, ऑप्शन दे दिया भाई तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस बना ले, टैक्स जरूर होगा उसमें। अब बंदा 199 दे गया ना रुपीज़, तो भैया 199 में ही टैक्स इंक्लूड है, तो अलग से 199 के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, तो ये मान के चलो, क्योंकि वो इनवॉइस की बात कर रहा है ना कि वो ग्रॉस वैल्यू की, वो इनवॉइस वैल्यू की बात कर रहा है। एट द क्लोज ऑफ द ईच डे, जो दुकान बंद हो रही है तुम्हारी तब की है। अब प्रोविजन, हाँ बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी यही रहेगा। अच्छा बिल ऑफ सप्लाई कब लगता है, एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट क्या रहेगा 199 की, ना भाई ना, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या तो वो एग्जाम्प्ट सप्लाई है या नॉन जीएसटी वाली है, उनकी बात कर रहे हैं। अब बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या वो देख लेते हैं, हाँ ये रहा ही गया, हम अभी बात ही कर रहे थे। पर्सन सप्लाइंग एग्जाम्प्टेड कुछ दे रहा है, एग्जाम्प्टेड यानी कि 11 में सेक्शन और 6 में आईजीएसटी के और 11 सीजीएसटी के, या तो कॉम्पोजिशन लेवी में है जो सप्लायर है, और परसेंट रेट कंसेशन रेट, ये नोटिफिकेशन आई थी कंसेशन रेट, ये आप देख लेना, नोटिफिकेशन नंबर लिख दिया मैंने। शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स होता है उसमें बट वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते, जो हमारा रिसिपिएंट होता है। या पर्सन ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन लेवी शैल मेंशन द वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता, लेकिन जो उसको वैल्यू मिली ना उसी में टैक्स लगा के वो टैक्स जमा कराता है, 1% होता है या पॉइंट या 2% होता है, जो भी रेट होते हैं इसके, लेकिन बिल पे लिखेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, बिल ऑफ सप्लाई ही चल रहा है मेरे ख्याल से, हाँ पर्टिकुलर्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, इस बिल ऑफ सप्लाई का, और बिल ऑफ सप्लाई थर्ड पार्ट है बी पार्ट का, तो पर्टिकुलर्स क्या देख लो, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई टी ने डिस्काउंट और अबेटमेंट, जब आप वैल्यू डाल रहे होगे ना उसी में ही आपको डिस्काउंट और अबेटमेंट डालनी पड़ेगी अगर कोई है तो, यानी कि इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं है, चाहे आप क्रेडिट नोट बनाओ। वो यही कह रहा है कि इनवॉइस आप बना रहे हो उसी में डिस्काउंट डालो, उसी टाइम दो जो डिस्काउंट देना, बाद में नहीं जब इनवॉइस जनरेट हो जाए। हाँ जो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज बिल ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस, ठीक है, वही है नॉन टैक्सेबल वाली बात कर रही है,
नॉन जीएसटी है बेसिकली, जो आउट ऑफ द प्रीवियस जीएसटी। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब बिल ऑफ सप्लाई का मतलब है ये जिस पे टैक्स नहीं है, और इनवॉइस का मतलब होता है जिस पे टैक्स है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ये पर्सन सप्लाई टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड गुड और सर्विसेज और बोथ, यानी एग्जेम्प्टेड भी दे रहा है और टैक्सेबल भी दे रहा है। अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, रजिस्टर्ड को नहीं दे रहा, अनरजिस्टर्ड को। ए सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मे बी इशूड फॉर ऑल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ रिसिपिएंट वाउचर, सॉरी रिसिप्ट वाउचर। अभी क्या पढ़ा था हमने, बिल ऑफ सप्लाई, उससे पहले पढ़ा था 200 से कम वाला कंसोलिडेटेड, और इससे पढ़ा था रिवाइज टैक्स इनवाइस। तो केसेस देखो अलग अलग चल रहे हैं, रिवाइज टैक्स इनवाइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा ये फिफ्थ है, तो नहीं ठीक है, वो उसका पार्ट था शायद। अच्छा सॉरी ये देख रहे हो बिल ऑफ, कहाँ गया, थर्ड है बिल ऑफ सप्लाई 1 2 3 4, ये इसका लिया। ठीक है, ये थर्ड यहाँ रुका बिल ऑफ सप्लाई तक, फिर आया फोर्थ जब बिल ऑफ सप्लाई के बाद, ये वो है रिसिप्ट वाउचर। हम पढ़ते हैं 31(3) ऑब्लिक डी, यानी सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज डी, रीड विद द रूल 50, 50 लग गया। मीनिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। अच्छा भैया हमने किसी से पेमेंट रिसीव करी है, तो उससे उसको रिसिप्ट वाउचर देंगे कि हमने रिसीव करी है, हम ईमानदारी से हम उसको रिसिप्ट वाउचर इशू करके दे देंगे। इशू रिसिप्ट वाउचर एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। कल को तुम बोलोगे यार हमने पेमेंट ली नहीं, तो वो बंदा लड़के लेके जाएगा रिसिप्ट वाउचर, तुम चाहे दो ना दो। बस पर्टिकुलर्स क्या होते हैं देख लो एक बार, डेट ऑफ इशू दिस, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, जितना अमाउंट लिया वो, और उस पर टैक्स वो होएगा। मान लो कि 10,000, मान लो कि गुड्स अभी पता नहीं है, लेकिन उसको पता ही है गुड्स लेने हैं, वो कहता है तुम एक काम करो, तुम एडवांस ले लो 4 लाख 3 लाख रुपए, और 4 लाख 3 लाख में ही टैक्स इंक्लूड है, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिस रिवर्स चार्ज है नहीं है। ठीक है, टाइम, मान लो कि हमें टैक्स नहीं पता, मतलब गुड्स के बारे में नहीं पता क्या गुड्स लेने वाला, वो कह रहा है एडवांस रख लो, मुझे जब चाहिए होगा मैं ले लूँगा, और सप्लायर के पास मल्टीपल चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो बता नहीं पाएगा कि यार क्या लेने वाला है, तो वो क्या करेगा 18% के हिसाब से लगा देगा, और उसको इंटरेस्ट रेट ही मानेगा ट्रांजेक्शन का, ये डीम्ड हो जाएगा। ठीक है, अब रिसिप्ट वाउचर था, फिफ्थ है रिफंड वाउचर। इसका है ई पार्ट, वो था डी पार्ट, डी क्लॉज था और ये ई क्लॉज है। रूल 51 है, रूल भी अलग है इसका। मान लो कि एडवांस पेमेंट ले ली, हमने रिसिप्ट वाउचर दे दिया था उसको और इशू कर दिया रिसिप्ट वाउचर, लेकिन यार हम बाद में ना सप्लाई नहीं दे पाए। अब कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका कि यार कितने रिसिप्ट वाउचर के बाद, रिसिप्ट वाउचर की कौन सी डेट के बाद कितना टाइम पर होगा कि आप रिफंड वाउचर। भैया वो पेमेंट मांगने आ गया अपनी, वो कह रहा है कि नहीं यार सर मुझे नहीं चाहिए सप्लाई, और भैया ऐसे कैसे सर, आपने पेमेंट कर दिया, हमने टैक्स भी जमा करा दिया, अरे नहीं चाहिए मुझे सामान है, मुझे पैसे वापस दो। भैया झगड़े हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। अब वो झगड़े कैसे होंगे क्या होंगे वो तो भैया वो दोनों ही जाने, लेकिन हम लॉ में क्या लिखा है हम वो पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मीट, सप्लाई हुई नहीं है तो कोई टैक्स इनवाइस भी नहीं हुआ, जब सप्लाई होगी तभी तो लायबिलिटी बनेगी टैक्स जमा कराने की, और टैक्स जमा होता है टैक्स इनवाइस के थ्रू, कितनी वैल्यू पे जाता है। द रजिस्टर्ड पर्सन में इशू है रिफंड वाउचर अगेंस्ट द पेमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स रिफंड दिस वो सब कॉमन है। नंबर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट वाउचर इशूड, जो रिसिप्ट वाउचर इशूड किया था ना सेक्शन 31D ऑफ सेक्शन 31(3) क्लॉज डी रूल 50 में, उसकी नंबर और डेट आएगी उसकी। ठीक है, अब उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज मेड। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई है भैया, अच्छा पहले अगर रिसिप्ट वाउचर में डिस्क्रिप्शन है गुड्स का और टैक्स रेट तो फिर पता ही चला होगा उसका, लेकिन अगर वो दूसरा केस है टैक्स रेट इज़ नॉट डिटर्मिनेबल या नेचर ऑफ सप्लाई इज़ नॉट डिटर्मिनेबल, इंटरेस्ट रेट तो बनाएंगे हम, तब इसका रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने रेड कर दिया यहाँ पे, मुझे लॉजिकल ऐसा लगा। बाकी अमाउंट ये वो सब कॉमन चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स अगर आपको लगे ना कि यार कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक काम करना ना, वीडियो पॉज करना और एक बार पर्टिकुलर्स देख लेना जहाँ आपको लग रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अनकॉमन चीज़ है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उसमें। 6th पार्ट है, 5th किया था ना हमने रिफंड वाउचर, 4th था रिसिप्ट, अब 6th है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। ये क्या आ गया भाई, चलो देखते हैं मीनिंग। अच्छा भैया पेमेंट वाउचर और इनवॉइस जो सप्लायर था पहले वो जनरेट कर रहा था सब चीज़ें, रिफंड रिसिप्ट इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जो भी सब चीज़ें, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स, वो सब सप्लायर कर रहा था। 6 पॉइंट आते ही 31(3) F and G पार्ट ये बोलता है, और रूल 46 तो लग ही रहा है उसमें, और रूल 52 भी लग रहा है, वो कहता है कि रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। 1 सेकंड का पॉज लेंगे हम इसमें, दोबारा 1 सेकंड का।
रिवर्स चार्ज कंसेप्ट पढ़ लो जाके सारा अच्छे से, और मुझे भी लगेगा मैं वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन जब तक नहीं डल रही वीडियो तब तक अपनी नॉलेज अपडेट कर लो। रिवर्स चार्ज होता क्या है, दो केस में रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये दोनों इंक्लूड कर रहा है। रेसिपिएंट है लायबल टू पे टैक्स, भैया जिसने रिसिप्ट करी है, जो माल खरीद रहा है वो टैक्स पे कर रहा है इस रिवर्स चार्ज में। सच सप्लाईज कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड और एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। कोई सप्लायर है, हम तो रेसिपिएंट है, ठीक है, और वो सप्लायर या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। अब हमें रिवर्स चार्ज की टैक्स लायबिलिटी देनी है टैक्स की, तो भैया हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर नहीं है तो, और है तो ठीक है, नहीं है तो हमें मैंडेटरी है, ये क्लॉज है, सेक्शन बने हुए हैं इसके, वो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ो जाके कि भैया रिवर्स चार्ज वाले को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन दोनों है, अगर वो दोनों में से कोई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बिल्डर प्रमोटर पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी लग गई है, अब वो क्या है वो देखते हैं। बेसिकली रिवर्स चार्ज चैप्टर में ये बताना चाहिए, बट आया हुआ था कंसेप्ट में तो मैंने इसलिए यहाँ पे भी डाल दिया। बिल्डर या प्रमोटर को मस्ट परचेज 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से। भाई नहीं ली, मान लो कि 75% ली है, 60 लिया, 10 लिया, 5% लिया है, तो बाकी का जो डिफरेंस है ना, मान लो 5% की आपने रजिस्टर्ड से ली और बाकी की सारी अनरजिस्टर्ड से ली, तो वो मान लेते हैं कि जितनी भी सब टोटल है उसका 80% हमने देखा, 80% अगर आपने रजिस्टर्ड से ले रखी है तो ठीक है, नहीं तो वो 80% से जितना लेस होगा ना वो सब, वो आपको रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी देनी पड़ेगी टू द एक्सटेंट शॉर्ट ऑफ 80%। तो उस डिफरेंस ऑफ मान लो कि 0% उसने रजिस्टर्ड से लिया, तो सारे ही 80% पे उसको रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही सीमेंट का है, अगर सीमेंट लिया अनरजिस्टर्ड से तो पूरे सीमेंट जितना परचेज किया उस पर लग जाएगा, और अगर कैपिटल गुड्स लिया है तो भैया फिर प्रमोटर पे लग जाएगा। ये बेसिकली प्रमोटर्स के लिए डाली हुई चीज़ें सारी, प्रमोटर बिल्डर। रियल एस्टेट है साले कच्चे में ले आते हैं उठा के, टैक्स वैक्स देते नहीं, तो ये रिवर्स चार्ज लगा दिया। अच्छा तुम बल्क में परचेज करो ना, बड़े बिल्डर हो ना तुम, दो टैक्स दो रिवर्स चार्ज में, आगे मजे आ गए उनके। फिर इनवाइस टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट, हाँ तो जो रेसिपिएंट है वो बिल्डर भी हो सकते हैं या अदर देन बिल्डर प्रमोटर हो सकते हैं। अब वो अदर कौन है, वो रिवर्स चार्ज चैप्टर में देखो। मान लो कि है, ठीक है, बंदे पे लग गया रिवर्स चार्ज। इनवाइस टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट इफ ही लायबल टू पे टैक्स अंडर 9394। भैया ये 9394 आप वहाँ जाके देखो CGST एक्ट में सेक्शन, और 5 आपका वो है IGST का। एंड रिसीव सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनवाइस जनरेट करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट, पेमेंट तो वो खुद दे रहा है, तो भैया वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपको पेमेंट वाउचर कैसे दे देगा, तो आपको खुद पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा ताकि पेमेंट कब करिए उसकी डेट पता चल जाए, इसलिए पेमेंट वाउचर मैंडेटरी है, और रेसिपिएंट इशू करेगा उस रिवर्स चार्ज वाली रिसिप्ट के अगेंस्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट पढ़ लिया, पाँचों पे आते हैं पर्टिकुलर्स, देख लो सेम है, मेरे ख्याल से 46 वाला ही लग रहा है सारा, क्योंकि बस इतना फ़र्क है सप्लायर की जगह रेसिपिएंट दे रहा है। बैटरी कम हो गई भाई, चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट रीड कर लेना। डिलीवरी चलान, बी वाला ही चल रहा है केसेस, अब डिलीवरी चलान 7 पॉइंट। रूल 55, ये रूल 55, रूल 46, सेक्शन 31, ये दिमाग में घुसेड़ लो, बहुत जगह यूज़ होंगे अगर बाकी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो उनको भी ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो पढ़ते हैं क्या है, डिलीवरी चलाना। डिलीवरी भाई जो ट्रांसपोर्टर है उसको रखना पड़ेगा, ये वो कब रखना है वो देखते हैं। केसेस वेयर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स में भी रिमूव फ्रॉम द डिलीवरी चलान। भाई डिलीवरी चलान में डिटेल्स होती हैं काफ़ी सारी, इनवॉइस में तो होती हैं, लेकिन डिलीवरी चलान में भी होती है। क्या क्या होती हैं वो पर्टिकुलर्स हम देखेंगे, लेकिन पहले नेचर ऑफ सप्लाई के, सप्लाई है किस चीज़ की, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ द प्रेस सप्लाई इज नॉट नोन। भैया क्वांटिटी नहीं पता लिक्विड गैस की कितनी है, और जॉब वर्क के लिए जा रहा है अगर सामान, या रीज़न अदर देन बाय सप्लाई, रीज़न अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। अच्छा ठीक है, सामान जा रहा है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब बिना टैक्स लगाए जा रहा है। अब वो कुछ भी रीज़न होता है, एक तो जॉब वर्क वाला हो गया और उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो ये उसको डाला हुआ है, तो भैया ठीक है डिलीवरी चलान तुम लगाओ। सच अदर सप्लाईज एंड नोटिफाइड, जो भी नोटिफाई की हुई है, पर्टिकुलर्स, डेट, नेम, एड्रेस। कंसाइनर का ये फ़र्क है थोड़ा, वहाँ रेसिपिएंट सप्लाई यूज़ होते थे बड़ा, यहाँ कंसाइनर कंसाइनी यूज़ होंगे। अगर कंसाइनर रजिस्टर्ड है तो नेम एड्रेस उसका, कंसाइनी रजिस्टर्ड है तो उसका, और HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल, टैक्स रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर। ठीक है भाई, यही चीज़ें कॉमन। डिलीवरी चलान ट्रिप्लीकेट होगा, गुड्स का केस है तो ट्रिप्लीकेट बनता है, ओरिजिनल कंसाइनी ले जाएगा, पहले ओरिजिनल रेसिपिएंट लेता था 46 में,
लेकिन यहाँ पे कंसाइन ही है, एक कॉपी ट्रांसपोर्टर को जाएगी, वो तो पहले भी जाती थी, और एक कंसाइनर को जाएगी, ठीक है। ई वे बिल वेयर गुड्स आर बी ट्रांसफर डिलीवरी चालान, हाँ ई वे बिल तब आएगा, डिलीवरी चालान तो चलो मैंडेटरी हो गया, लेकिन इनवॉइस नहीं है। लेकिन ई वे बिल यानी कि इन द सेम शैल बी डिक्लेयर इन ई वे बिल on a declaration in e-way bill where goods are being transported on a delivery चालान in lieu of invoice। invoice की जगह डिलीवरी चालान दिया है, the same shall be declared in the e-way bill। e-way bill में क्या है कि या तो आप इनवॉइस की डिटेल डालते हो, जो जो आपकी इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल होती है, वो कह रहा है कि अगर इनवॉइस की नहीं डाल रहे आप तो उसकी डालो डिलीवरी चालान की डिटेल, बस इतनी लाइन है ये। टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी चालान बना लिया और ट्रांसपोर्टर चला गया लेके सारा कैरी करके, ई वे बिल भी हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई, तब आप इनवॉइस बना लेना। डी पार्ट में ये कह रहा है। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट इन सेमी नॉक डाउन या कंप्लीट नॉक डाउन, बेसिकली असेंबल करने वाले गुड्स होते हैं ना कि अलग अलग पार्ट ले जाते हैं उठा के, या उसकी बात कर रहा है, या बैच में जा रही है लॉट्स में जा रहा है, यानी कि एक ही इनवॉइस है उसके अलग अलग पार्ट जा रहे हैं, वो सामान इतना सारा है उसका, लेकिन इनवॉइस एक बना है। तो अब उसके साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं। गुड्स की बात है, इशू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट, ठीक है भाई, पहला कंसाइनमेंट जैसे बन रहा है, मान लो 5 कंसाइनमेंट है, 4 हैं, तो पहला कंसेप्ट जैसे ही तैयार हो गया उसके साथ ही इनवॉइस बनाओ उसका। अब इनवॉइस कैसे देना क्या वो देखते हैं। और डिलीवरी चलान जाएंगे हर एक कंसाइनमेंट पे, मान लो 5 कंसाइनमेंट है तो 5 डिलीवरी चलान जाएंगे, और उस हर एक डिलीवरी चलान में डिटेल होगी कि इस कंसाइनमेंट में ये चीज़ें जा रही हैं। गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस एक होगा, डिलीवरी चलान 5 चल गए, मतलब मोर देन 1 है बेसिकली। कॉपी चाहिए उसके डिलीवरी चालान के साथ में लगाओ, कंसाइनमेंट अलॉन्ग विद द ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस। अब क्या है कि ई पार्ट पढ़ते हैं पहले। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलॉन्ग विद द लास्ट कंसाइनमेंट, पहले 4 में डुप्लीकेट कॉपी जाएगी और वो सर्टिफाइड होगी डी पार्ट के हिसाब से। जो 4 कॉपी जाएगी, जो डुप्लीकेट जाएगी, उसमें वो ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो ऑथराइज पर्सन होगा, ओनर होगा, वही करेगा। लेकिन ई पार्ट में कह रहा है जो आखिरी इनवॉइस की जो एक्चुअल कॉपी आएगी ना, वो लास्ट कंसाइनमेंट पर जाएगी। डिलीवरी चालान टू बी इशूड फॉर द गुड्स मूव फॉर सप्लाई ऑफ अप्रूवल बेसिस, हाँ गुड्स सेट और अप्रूवल बेसिस या आर्ट वर्क वाले। अब क्या होता है, वो होते हैं ना जो कलाकार होते हैं, पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, वो अपनी बगल में दबोच के अपना ले जाते हैं दूसरी स्टेट में। अब उसका इनवॉइस कब जनरेट करना है उसकी बात कर रहे हैं। पहले हम नॉर्मल वे देखते हैं। गुड्स विद द डिलीवरी चालान कैरी द ई वे बिल, ठीक है, दिस इनवॉइस इन विशुअल टाइम ड्यू। भैया वो सामान अपने बगल में दबा के ले तो जा रहे हैं, लेकिन जब वो हैंड ओवर कर देंगे ना, जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो जब वो सिलेक्ट कर लेगा हाँ भाई मुझे ये चाहिए, और उसको जब डिलीवरी दे दी, तब वो इनवॉइस जनरेट करेंगे। वो कहेंगे यार मेरा घर तो हरियाणा में है और मैं यहाँ दिल्ली में बेच रहा हूँ, तो भैया अपने बगल में तो दूसरे बगल खाली है ना, वहाँ पे अपनी इनवॉइस बुक कैरी करके चल, इधर अपना माल पकड़ के चल और इधर अपनी इनवॉइस बुक कैरी करके चल। सेम उसके लिए आर्ट वर्क वाले के लिए कि भैया डिलीवरी चालान और ई वे बिल तो ले जाना पड़ेगा अगर लग रही है कंडीशन, लेकिन डिलीवरी चालान तो है अगर वो इन सब भी कंडीशन में आ रही है। ए वाली, ये देखो ए वाली है ना, ये सारी नेचर सप्लाई भी इसमें आ रही है, तो उसका डिलीवरी चालान, ई वे बिल, अगर वही ई वे बिल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इनवाइस वही तब इशू करेगा जब एक्चुअल सप्लाई है हैंड ओवर कर देगा बेसिकली, या डिलीवर कर देगा उसको। अब है आपका 8 पॉइंट, भाई कितने लंबे लंबे हैं ये, मेरे ख्याल से 8-10 पेज ही थी, सेक्शन 31 पे बने हुए हैं। कोई नहीं भैया, मैं भी अड़ा हुआ हूँ, आप भी अड़े रहो, सुनते रहो, बस सुनते रहोगे तो दिमाग में घुस जाएगा। कहाँ गया 8 पॉइंट। अभी बी पार्टी चल रहा है, ए हमने पहले ख़त्म कर लिया था, बी चला था स्पेशल केसेस का 8th चल रहा है। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस, ठीक है भाई, कोई और डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है 31(2) के अकॉर्डिंग और रूल 54 के अकॉर्डिंग। रूल 55 डिलीवरी चलान, ध्यान रखना, गवर्नमेंट में नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस ऑन विच एनी अदर शैल बी डीम टू बी टैक्स इनवॉइस। कुछ और अगर गवर्नमेंट अलाउड करती है, या टैक्स इनवॉइस के इशू करने की जरूरत नहीं है भाई, होता होगा केस। और कौन कर रहा है ऐसा कि भाई इंश्योरर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी वाले, और इनके लिए ऑप्शन है ये इन्फॉर्मेशन कि भैया इन लोगों को ऑप्शनल है सीरियल नंबर और एड्रेस रेसिपिएंट का, लेकिन मैंडेटरी है 46 वाली सारी। और अगर कंसोलिडेटेड कस्टमर में अवेल न्यूमरस सर्विस, एक कस्टमर जैसे बैंक में होता है कि अकाउंट तो चल ही रहा है भाई, सर्विस तो लेता ही रहेगा वो, तो जो चार्जेस डालते रहते हैं उसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, स्टेटमेंट, डिवाइस, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ देयर वट एवर नेम कॉल्ड, सिग्नेचर, और सिग्नेचर नहीं जरूरत पड़ेगी, और एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो उस कस्टमर के अगेंस्ट जब भी उनको ठीक लगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं जीटीए वाले।
अब इसमें क्या क्या चाहिए, मैंडेटरी है, ये सारी मैंडेटरी, ऑप्शनल कुछ नहीं है। ऑप्शनल 2 थे ना उसमें, सीरियल नंबर और एड्रेस, यहाँ ऑप्शनल कुछ नहीं है। कह रहे वेट, कंसाइनर कंसाइनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और गुड्स कैरेज। हाँ व्हीकल जो गाड़ी है ना उसकी जो आरसी है, आरसी में जो नंबर दिया हुआ है वो है, या गाड़ी का नंबर है, जो गाड़ी का नंबर, नेम प्लेट होती है ना, जैसे आपकी स्कूटी पे, आप स्कूटी पे तो लेके जाओगे, जो ट्रक जा रहे हैं बेसिकली उसकी बात कर रहा है ये, जिस ट्रक में ये माल जा रहा है। डिटेल ऑफ गुड्स, डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन, कहाँ से निकला कहाँ पहुँचा, और बीच में चाय पी, चाय पी की बात नहीं है ये, कब निकला ये और कब पहुँचने वाला है, मतलब कहाँ से निकला, कहाँ, स्टेट आ रही है इसमें बेसिकली, और एरिया आ रहा है कि किस स्टेट से निकला और किस स्टेट में जा रहा है, और किस स्टेट में जा रहा है और कहाँ जा रहा है। बेसिकली सही बताऊँ, कंसाइनमेंट नोट होता है एक, जो ट्रांसपोर्टर देता है आपको। भैया जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये सब पता है कि जो कंसाइनमेंट नोट होता है भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका लिटिगेशन चला रहे हो और कंसाइनमेंट नोट नहीं है ना इस इनवाइस के अगेंस्ट, और काफ़ी सारे इनवाइस है और कोई भी कंसाइनमेंट नोट नहीं है भैया, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देगा सारी, मतलब अच्छे खासी, और पेनल्टी भी लगाएगा, इंटरेस्ट भी लगाएगा। तो कंसाइनमेंट नोट को तो बहुत ही संभाल के रखो, क्योंकि ये वो थर्ड पार्टी एविडेंस होता है आपका कि वाकई में गुड्स इधर उधर हुआ है, ठीक है। नहीं तो भैया वो आपको, जो जो ऑफिसर को जानते हैं जिन्होंने केसेस करा रखे हैं उनको पता है कंसाइनमेंट नोट की क्या वैल्यू होती है। तो कंसाइनमेंट नोट तो संभाल के रखो भाई, बहुत काम आते हैं। अच्छा क्या होता है, कंसाइनमेंट नोट वो मैनुअली लिखते हैं और थोड़ी सी राइटिंग भी उनकी ऐसी होती है, तो या तो तुम एक साथ में स्लिप लगा दो कि कंसाइनमेंट नोट की ये डिटेल है, क्योंकि कल को वो ऑफिसर देखे उसको कंसाइनमेंट नोट दिखेगा ओरिजिनल, लेकिन वो कहेगा कि मेरे को समझ तो आ रहा है, हम कहेंगे सारा उसने ही ऐसा दिया है, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है, तो हम कहेंगे ये जो डिटेल्स है ना इसकी हमने एक लिस्ट बना दी है सबकी, एक इंडेक्स बना दिया या समरी बना दिया, आप इसमें से टैली करते जाओ, वो टैली करता लेगा, वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो सब टैली करता है कि कहाँ से निकला माल, कहाँ नहीं, और ई वे बिल भैया वो टैली करने वाला है। वैसे ई वे बिल तो ऑनलाइन कंपेयर होंगे सारे आजकल और इनवॉइस से रिलेट कर जाएंगे वो, लेकिन ये जो कंसाइनमेंट नोट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएसटी ऑफ द पर्सन लायबल टू पेइंग टैक्स, कंसाइन जीटीए, तो जीएसटी ऑफ द पर्सन, अच्छा टैक्स कौन देना चाह रहा है भाई, जो भी है वो ही जीएसटी उसका आएगा, चाहे कंसाइनर, कंसाइन या जीटीए हो सकता है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन 46, तो 46 तो हर जगह यूज़ हो रहा है, इसको ध्यान रखना बस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये जीटीए था, ये पीटीए है। अब पीटीए में आपको वो कुछ नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, ऑप्शनल है, सीरियल नंबर, एड्रेस, वही सब है, और मैंडेटरी है, टैक्स इनवॉइस चलेंगे। अच्छा टिकट होती है, टिकट देते हैं आपको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको टिकट मिलती है, तो उस वही इनवॉइस है बेसिकली। और अदर इन्फॉर्मेशन है प्रिस्क्राइब, रूल 46 की मैंडेटरी है, और सिग्नेचर जो भी है नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक होता होगा। अब है स्पेशल केसेस 9.31 ही चल रहा है भाई, चले ही जा रहा है। तो टैक्स इनवॉइस इन केयर फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वीडियो को यहाँ पॉज करो, जिनको नहीं पता कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं वो एक बार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का देख लो सारा क्या क्या होता है, और जिनको पता है हम उनके लिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भैया, मतलब एक घर का बड़ा है वो अपने बच्चों को खाना बांट रहा है कि चल तू ले ले तू ले ले तू ले ले, अब वो खाना जो बांट रहा है वो खाना है बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो किस किस को बांट रहा है, वो टर्नओवर के बेसिस पे बांट रहा है। अब वो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट है वो आप जिनको पता है वो बढ़िया चीज़ है, और जिनको नहीं पता वो आईएसडी का चैप्टर पढ़ लें, आराम से टॉपिक पढ़ लें, वहाँ दिख जाएगा आपको। अच्छा इसमें क्या क्या होगा, अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किए, वो इनवॉइस के थ्रू और क्रेडिट नोट भी जनरेट हुआ है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, जीएसटी जो आईएसडी है उसका, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, एड्रेस जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट, जो उसी का रेसिपिएंट है, जो उसी पैन के अंदर रजिस्टर्ड है, या अगर पैन अदर है लेकिन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है वो सब, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सिग्नेचर, ठीक है। अगर आईएसडी बैंकिंग कंपनी है, banking company, financial institution including the tax invoice shall document in lieu of their by item call whether not serial, ठीक है। सीरियल नंबर हो सकता है नहीं भी हो सकता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वैसे बैंकिंग वाले के लिए सीरियल नंबर हटा दिया, लेकिन अदर देन बैंकिंग और ये सब है ना, तो भैया ये सब आने चाहिए ऊपर फर्स्ट पॉइंट में। रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा ये अच्छा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये सुन लो ध्यान से। रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि कोई ब्रांच है आईएसडी की, हैविंग द सेम पैन स्टेट कोड में इशू एन इनवाइस और एज द केस में भी, हर चीज़ जरूरी थोड़ी है कि सारा मतलब कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसडी ही डिस्ट्रीब्यूट करता है सप्लायर से लेके। कुछ ऐसा है कि मान लो सप्लायर से नहीं लिया उसने, उसकी अपनी ही कोई ब्रांच का एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है, उसने इनवॉइस बना दिया सप्लायर की बजाय और दे दिया आईएसडी वाले को, और उस आईएसडी ने बाकी अपने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
मैं ब्रांचेस इससे बड़ी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसी की एसोसिएटेड है सारी की सारी, जो जीएसटी से रजिस्टर्ड लिंक्ड है। तो किसी उसी के ब्रांच ने उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया, और उस ट्रांसफ़र के थ्रू उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू उसने अपनी बाकी जो सब्सिडरीज हैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, नेम एड्रेस जीएसटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो ब्रांच है आईएसडी की वो है। ब्रांच में ना सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये लॉ में नहीं लिखा है। हैविंग द सेम पैन दिस सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग डेट ऑफ इशू जीएसटी ऑफ सप्लायर हु सप्लाइड टू ब्रांच ऑफ आईएसडी। अब मान लो कि मैं ब्रांच हूँ आईएसडी वाले की, मैं एक ब्रांच हूँ और मैंने ब्रांच ने किसी सप्लायर से एक इनवॉइस परचेज किया था, ठीक है। अब ये एक जनरल मान लो कि सप्लायर ने और आईएसडी के बीच में एक ब्रांच आ गई कि पहले ब्रांच ने अपना इनपुट ले लिया, फिर उस ब्रांच ने आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या होता है कि सप्लायर डायरेक्ट आईएसडी को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन बीच में ब्रांच आई, सप्लायर ने ब्रांच को दिया, ब्रांच ने फिर आईएसडी को दे दिया और आईएसडी ने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा। ये वो है। नेम एड्रेस आईएसडी, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, दिस सिग्नेचर, ठीक है। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस ड्राइवर शैल कैरी कॉपी ऑफ द टैक्स द बिल सप्लाई इशूड दिस कैरी ई वे बिल अंडर। मान लो कुछ ट्रांसपोर्ट कहते हैं हमारा माल 50,000 से ऊपर है ही नहीं और हम लोकली ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ठीक है भैया, तो तू टैक्स इनवॉइस तो रखेगा ही एटलीस्ट। अगर तू कह रहा है कि ई वे बिल मेरे पे नहीं लग रहा ना, तो मुझे टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई दोनों में से कुछ रखना पड़ेगा अगर वो ट्रांसपोर्टर ले जाना। ये रूल 55 है, 10 पॉइंट नंबर उसकी बात कर रहा है। वाह, एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, हमारा सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस खत्म। ब्रेक लेते हैं मतलब वीडियो पॉज कर लो 2-3 मिनट के लिए, लेकिन मुझे तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मैं वीडियो रोक नहीं सकता। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट सेक्शन 34 मैंने इंटरव्यू दिया था, नाम नहीं बता सकता, लेकिन उस बंदे ने भाई साहब सेक्शन 34 से क्वेश्चन पूछे, मतलब मेरी बिलिंग वाले चैप्टर से फटती है, और उस बंदे ने उस बिलिंग वाले चैप्टर में से क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली। अरे यार तेरे को क्रेडिट नोट नहीं पता क्या है तू यार? भाई मेरे को क्रेडिट नोट पता है, मुझे भी पता है क्रेडिट नोट कब इशू होता है, डेबिट नोट कब इशू होता है, लेकिन उसने लॉ के रिलेशन में पूछ ली थी। अब जब मैंने लॉ पढ़ा, साला ये तो कुछ भी नहीं है सही में, 1-2 पेज 3 पेज का है ये बस क्रेडिट नोट डेबिट नोट। अब मैं उस टाइम बता देता ना उसको, तो भैया मेरी इमेज ख़राब नहीं होती, एटलीस्ट उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता, बाकियों का दिया तो है मैंने, ठीक है। क्रेडिट नोट कब इशू होता है, किस किस को पता है, हाथ उठाओ। अच्छा उठा भी लोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं मान लेता हूँ किसी को नहीं पता, तो उसको समझा रहा हूँ, जिसको पता है वो बंदा आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता वो भाई मेरा भाई मेरा साथ चलेगा वो, ठीक है। क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करेगा, सबसे पहली बात। आप बोलोगे रेसिपिएंट भी करता है, अभी हम मान रहे हैं सेक्शन 34 में बोल रहा है कि सप्लायर इशू कर रहा है। और सप्लायर कब इशू करता है? सप्लायर पहले तो इनवॉइस इशू करता है, ये तो है नहीं कि बिना इनवॉइस इशू किए वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा। जब उसने इनवॉइस इशू किया तो उसने डेबिट कर दिया, डेबिट यानी कि डेटर बना दिया, ठीक है। अब क्रेडिट ही अपने आप में क्रेडिट वर्ड है, और जब उसने डेटर बनाया तो वो डेबिट किया उसने, सप्लायर ने हमारे को, हम उसके डेटर बन गए हैं, हमने उसको पैसा देना है, हमें डेप्ट देना है उसका, तो इसलिए हम डेटर है। उसने हमें इनवॉइस बना के हमारे लिए हमें डेटर बना दिया, उठा दिया, ठीक है। अब उसकी पेमेंट आएगी तब वो रिड्यूस हो जाएगा, तब वो क्रेडिट होगा। पेमेंट नहीं आई, वो या तो माल वापस आया है, या वो जो भी रीजंस है, वो सिचुएशंस हम पढ़ेंगे अभी थर्ड पॉइंट में। आ गया माउस, अभी माउस गया, थर्ड पॉइंट में सिचुएशन पढ़ेंगे। लेकिन वो क्रेडिट उसने तब किया है जब वो माल वापस आ रहा है, या जो भी रीज़न है, तो वो उसको क्रेडिट कर रहा है, यानी कि डाउन कर रहा है उसको, तो वो एक क्रेडिट नोट इशू करके दे रहा है सप्लायर। डेबिट किया, इनवॉइस जनरेट किया तो डेबिट हो गया, डेटर बन गए। अब हमें वो डेटर की डेप्ट हमें रिड्यूस करनी है, वो रिड्यूस होगा क्रेडिट नोट के थ्रू, और ये सप्लायर बनाएगा, क्योंकि अगर वो सप्लायर नहीं दिखाएगा ना तो आपका ITC 2A में बहुत ज़्यादा आएगा, और आप अपने आप जनरेट करते रहोगे, लेकिन उसने नहीं किया ना तो आपका ITC तो क्लेम कर लोगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि यार उसका तो टैक्स लायबिलिटी फालतू की उसने दे दिया, उसको बहुत होगा। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में वो अमेंडमेंट डाल देगा और क्रेडिट नोट डेबिट नोट के क्रेडिट नोट डाल देगा, और आपका टैक्स अपने आप रिड्यूस होगा, तो फिर आपकी भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और भैया फिर इंटरेस्ट के साथ आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसीलिए क्रेडिट नोट सप्लायर को देना जरूरी है, ताकि वो अपनी GST 1 में दिखा दे, 3B में दिखा दे, और आपको 2A में सही आपका नेट ITC दिखे, इसीलिए सप्लायर को जरूरी है दिखाना।
या तो उसको बोल दो भाई कि तू सर आप ना मैं डेबिट नोट जनरेट कर रहा हूँ यहाँ से, और आप वहाँ से क्रेडिट नोट जनरेट कर देना। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना तो आपको ये दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। अभी तो आप आईटीसी का मजा ले लोगे, बाद में आपका टैक्स बढ़ जाएगा, आउटपुट टैक्स लिमिटी, जब ये सारा डिटेक्ट होता है। तो मान लो कि अच्छा सेकंड पॉइंट, सप्लायर इशू करेगा ये, ठीक है। सच क्रेडिट नोट शैल बी इशूड वन और मोर ऑन अ सिंगल इनवॉइस और अ मल्टीपल इनवॉइसेस। हो सकता है एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट हमने जनरेट करें सप्लायर ने, और हो सकता है एक से ज़्यादा इनवॉइस पे एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट जनरेट किए हैं या बनाए हैं। ये उसकी बात कर रहा है सेकंड पॉइंट। सिचुएशन क्या है, जब वैल्यू डिक्लेयर्ड मोर देन एक्चुअल वैल्यू, माल हमने कम सप्लाई किया है और उसकी वैल्यू हमने ज़्यादा दिखा दिया है, तो जितना डिफरेंस होगा हम एडजस्ट कर देंगे, उसके रिस्पेक्ट में टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा। एरर्सनी डिक्लेयर्ड हाई टैक्स रेट, भैया 12% था हमने 18 दिखा दिया, तो जो 6% का डिफरेंट है वो हम क्रेडिट नोट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। क्वांटिटी रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट इज लेस देन व्हाट डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस, माल दिखाया इनवॉइस में हमने 10 लाख का, उसको रिसीव हुआ 8 लाख का, 2 लाख बीच में चोरी हो गया, गायब हो गया, जो भी है, तो हम भैया उसको क्रेडिट नोट बना के दे देंगे। क्वांटिटी ऑफ द गुड सर्विस और बोथ सप्लाइड नोट टू द सेटिस्फैक्शन, ओ भैया अप टू द क्वालिटी रेसिपिएंट को माल नहीं मिला, वो कहेगा भैया आपने घटिया चीज़ बेची है, ये अपना माल सारा वापस ले लो, आधा ले लो, पार्ट में ले लो, तो जो डिफरेंस रह जाएगा ना, जो माल वापस वो भेज देगा, उसकी अगेंस्ट वो क्रेडिट नोट जनरेट करेगा सप्लायर। मैं कह रहा हूँ सप्लायर को करने दो, आप मजे मत लेना रेसिपिएंट। अदर सिमिलर रीजंस, उसके सिमिलर में कोई रीजंस हो सकते हैं। तो अच्छा, डिस्काउंट के लिए नहीं हो सकता क्रेडिट नोट, भाई पहले बहुत होता था वैट में। सप्लायर आर नॉट परमिटेड टू इशूड सेकेंडरी डिस्काउंट्स, तो भैया पहला जो डिस्काउंट है हमने पढ़ा था इनवॉइस में ही दिखा दो, 46 में देखना जाके, जो भी दिखाना है देखें 46 में। कहाँ है डिस्काउंट, हाँ तो सही, चलो देखते हैं बाद में एक बार फ्री टाइम में। मुझे लग रहा है मैं ही बता के भूल गया हूँ, कहाँ दिखाया मैंने, इतना सारा डाटा है। कहाँ थे, हाँ यही थे ना। हाँ मतलब कहने का मतलब है कि भैया इनवॉइस पहले ही दिखा दो, बाद में उसका कोई मतलब नहीं है, आप क्रेडिट नोट के थ्रू डिस्काउंट नहीं दे सकते, पहले ही देना पड़ेगा उसको। इसने सेकेंडरी डिस्काउंट का नाम दिया यहाँ पे, इसका एक सर्कुलर आया था। अब डेबिट नोट कब देते हैं, अब इसका रिवर्स सोचो। पहले तो भाई जो सप्लायर ने माल सप्लाई किया था वो जितने का किया, वो कहता है यार कि सप्लाई तो मैंने ज़्यादा का किया था, इनवॉइस मैंने कम बना दिया है, तो वो जो डिफरेंस होगा जो उसको एक्स्ट्रा बनाना चाहिए था, उसका एक डेबिट नोट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सप्लायर ही बनाएगा, डेबिट नोट शैल इंक्लूड। अच्छा, अगर ये डेबिट नोट उसने नहीं दिखाया ना तो आपको आईटीसी का क्लेम नहीं मिलने वाला वहाँ पे, इसीलिए इसको डेबिट नोट दिखाने दो यहाँ पे, अगर टैक्स से रिलेटेड है तो। सिचुएशन क्या है कि वैल्यू डिक्लेयर्ड लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, भैया माल भेजा 12 लाख का और इनवॉइस में दिखा दिया 10 लाख का, तो 2 लाख का वो डेबिट नोट बना के देगा सप्लायर। एरर्स ने डिक्लेयर्ड लो टैक्स रेट, भैया 5% दिखा दिया जबकि 12% टैक्स दिखाना था, तो भैया जो बाकी का डिफरेंस है उसका एक डेबिट नोट बना देगा। क्वांटिटी रिसीव्ड बाय सप्लायर मोर देन बट डिक्लेयर, भैया ज़्यादा कैसे हो गया, भैया हमने पॉपकॉर्न के दाने भेजे और वो इतने सारे पॉपकॉर्न बन गए, ऐसे तो होगा नहीं। तो कुछ रीज़न होगा कि सामान हमने गलती से ज़्यादा डाल दिया उसमें, मतलब 12-15 लाख का सामान डाल दिया, हमें लगा कि 10 लाख का है, हमने 10 लाख के हिसाब से इनवॉइस बना दिया और उसकी डिटेल भी डाल दी, तो बाकी जो डिफरेंस रह गया एक्स्ट्रा उसका एक डेबिट नोट बना के दे दो, या अदर सिमिलर रीजंस। हाँ अच्छा, अब आप देखो डेबिट नोट बना दिया, क्रेडिट नोट बना दिया, वो तो सब ठीक है। अब वो बना के उसकी बत्ती बना के अपनी जेब में डाल के रख दी, फाइलों में डाल के रख दी, कोई फ़ायदा नहीं है। उसको रिटर्न में भी दिखाओ अपनी, जो रिटर्न में फाइल कर रहे हो, जीएसटी R1 कर रहे हो, 3 में तो खैर वैल्यू जाती है, लेकिन क्रेडिट नोट नेट ऑफ क्रेडिट नोट वो दिखाते हैं, डेबिट नोट दिखाते हैं। तो रिटर्न में बेसिकली वो जीएसटी R1 की बात कर रहा है, ये दूसरी जो रिटर्न है जिसमें इनवॉइस की सब डिटेल जाती है उसकी बात कर रहा है, ट्रांजैक्शन वाइड डिटेल जाती है। पहले करते हैं क्रेडिट नोट की बात, डिटेल्स और डेबिट नोट क्रेडिट नोट टू बी डिक्लेयर इन द रिटर्न। क्रेडिट नोट की बात करते हैं जिससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है हमारी। इट हैज़ बीन इशूड बट नॉट लेटर देन सितंबर, सितंबर यानी कि आपको पता ही है एनुअल रिटर्न की क्या डेट होती है, सितंबर होती है, या जो भी डेट उसने रिटर्न फाइल कर दी एनुअल रिटर्न जो भी पहले हो गया, तब तक आपको क्रेडिट नोट की डिटेल डाल देनी है उसमें। नो रिडक्शन आउट टू टैक्स लायबिलिटी शैल परमिट इफ द इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड
अब डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्टिस एनरिचमेंट, अगर जिसको ये वर्ड नहीं पता वो गूगल कर ले या मेरी पिछली वीडियोस देख ले, उसमें दिख जाएगा कि रिफंड वाले चैप्टर में जाके देखना डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्टिस एनरिचमेंट, और बाकी जिन्होंने नहीं देखनी है वो गूगल कर ले। वो ये कहता है कि इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सप्लाई शैल हैज़ बीन पास्ड, नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शैल बी परमिटेड। भैया तुमने सप्लायर से माल परचेज किया और तुमने आगे उसको सेल कर दिया, वैल्यू बढ़ा के थोड़ी सी, अगर आपने वो चीज़ कर दी है तो भैया ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते डेबिट नोट क्रेडिट नोट, क्योंकि आपने माल वापस थोड़ी भेजा है, वो तो आगे भेज दिया ना। और क्रेडिट नोट का मतलब ये कि माल वापस आया हो, तो भैया वो सब नहीं हो सकता, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं कम हो सकती, क्योंकि अगर वो क्रेडिट नोट जनरेट करता तभी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती, लेकिन आपने माल ही आगे भेज दिया तो क्रेडिट नोट का आपसे कोई मतलब नहीं है, दूर रहना क्रेडिट नोट से। प्रोसीजर क्या है इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड? मान लो कि सितंबर भी चला गया, ये एनुअल रिटर्न के बाद आपको समझ आया कि यार इसका एक क्रेडिट नोट था, तो भैया क्या ट्रीटमेंट है उसका वो देखते हैं। हाँ, लेकिन मेडिसिन और ड्रग वालों के बेसिकली केमिस्ट वालों के लिए, तो या तो वो क्या कर सकते हैं कि एक फ्रेश सप्लाई यानी एक इनवॉइस जनरेट कर दें। अब होता क्या है कि हमने ना दवाई भेज दी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है दवाई वाला उसने माल भेज दिया रिटेलर को, शॉपकीपर को, ठीक है। अब वो पड़ी रही, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायर हो गई, तो भैया वो कहता है अब तो ये कोई थोड़ी है कि मैं माल बेच दूंगा आधे रेट में, ऐसे तो होता नहीं, दवाई थोड़ी आधे रेट में बिक जाती है, वो दवाई अब यूज़ नहीं हो सकती, वो यूज़लेस हो चुकी है। तो वो शॉपकीपर क्या करता है कि वापस उस डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, उससे पैसे ले लेता है वापस। अब इसके ना हम दो केस है, या तो जो शॉपकीपर है केमिस्ट है वो एक तो फ्रेश इनवॉइस बना के दे जो कि आई पॉइंट में दिया हुआ है 1 पॉइंट में, या तो एक क्रेडिट नोट ले उससे सप्लायर से, ठीक है। अब वो फ्रेश सप्लाई कर रहा है यानी खुद इनवॉइस बना रहा है, जो शॉपकीपर है केमिस्ट वाला वो क्या कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर है तो इशू कर देगा इनवॉइस, दिस रिटर्न सप्लाई रेसिपिएंट ऑफ सच शैल बी एलिजिबल टू। हाँ, तो जो मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आईटीसी का क्लेम ले सकता है फिर उस पर। कॉम्पोजिशन वाला भैया जब उसने रिसीव किया था तो टैक्स का बेनिफिट तो लिया ही नहीं था उसने, और जब वो वापस दे रहा है माल तो बिल ऑफ सप्लाई देगा इनके इंस्टेड ऑफ इनवॉइस, और टैक्स देगा एट अ रेट एप्लीकेबल, जो भी टैक्स रेट था तो उस पर देगा। नो आईटीसी विल बी एप्लीकेबल, जिसको माल वापस भेजा वो आईटीसी नहीं मिलने वाला, उसको बेकार हो गया। अनरजिस्टर्ड पर्सन ही में रिटर्न द सेड गुड्स दिस इज एनी कमर्शियल डॉक्यूमेंट विदाउट चार्जिंग, ठीक है भाई, तो अनरजिस्टर्ड है तो एक काम को कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट जनरेट करके दे दे, लेकिन टैक्स नहीं चार्ज करेगा उस पर। सेकेंड पॉइंट है कि भैया सप्लायर क्रेडिट नोट दे दे और एक डिलीवरी चालान लगा दे साथ में, और टाइम लिमिट में दे, ये सितंबर और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से पहले, या अगर पहली बात तो उस पर आईटीसी लेगा नहीं वो जो रेसिपिएंट है, और अगर उसने आईटीसी अवेल कर लिया तो रिवर्स करेगा क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है वो। सेट टाइम लिमिट हैज़ लैप्स क्रेडिट नोट में भी। अच्छा, मान लो कि सितंबर चला गया, उसके बाद तुम्हें पता चला एक क्रेडिट नोट है उसका, या एनुअल रिटर्न फाइल होगी उसके बाद पता चला, जो भी अर्लियर हुआ दोनों में से, वो कह रहे तुम क्रेडिट नोट तो जनरेट कर सकते हो सप्लायर को, लेकिन उसका ना टैक्स से कोई मतलब नहीं है, टैक्स में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती उसकी। तो एनुअल रिटर्न में कॉलम होता है कि ऐसे कोई क्रेडिट नोट निकले तो तुम वहाँ दिखा दो जाके, उसका टैक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। इफ क्रेडिट नोट इशू एट द टाइम दिस नो रिक्वायरमेंट डिक्लेयर सच क्रेडिट नोट कॉमन बुकिंग, भैया अब वो नेक्स्ट पीरियड का है तो भैया पिछले का कोई मतलब ही नहीं है दिखाने का, तो कॉमन पोर्टल पे डालने की भी जरूरत नहीं है, अगर वो पिछले वाले से कोई उससे मतलब नहीं है, वो जिस ईयर में आ रहा है तो भैया तुम क्रेडिट तो एडजस्ट लें, तो वो गए लैप्स हो गया समझ लो। सच रिटर्न टाइम पीरियड आर डिस्ट्रॉयड बाय द मैन्युफैक्चरर, ही शी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। ठीक है, मान लो कि जो मैन्युफैक्चरर था उसने केमिस्ट को दिया या डिस्ट्रीब्यूटर ने केमिस्ट को दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वापस आ गया माल और उसने ना डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, तो भैया जो उस माल पे जो दवाई ली थी उसने, तो जिससे ली उससे किसी ने उसने भी तो किसी से ली होगी, और उसका तो उसने आईटीसी अवेल किया होगा, तो भैया वो आईटीसी भी रिवर्स होगा क्योंकि उसने फर्दर सप्लाई तो किया नहीं, माल वापस आ गया, तो एटलीस्ट वो नीली हो गया बेसिकली ओवरऑल, ये उसकी बात कर रहा है। डिटेल्स और डेबिट नोट क्रेडिट नोट टू बी डिक्लेयर रिटर्न डेबिट नोट, पहले हमने क्रेडिट नोट पढ़ा था, थर्ड पार्ट का ही फर्स्ट पार्ट था, थर्ड का फर्स्ट क्रेडिट नोट, अब थर्ड का ही सेकंड पार्ट है डेबिट नोट। द पर्सन हु डिक्लेयर द रिटर्न फ्रॉम मंथ ड्यूरिंग सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड, जिस मंथ में इशू हुआ है, समझ लो डेबिट नोट एक इनवॉइस है बट उसका नाम चेंज हो गया बिकॉज ऑफ 4-5 सिचुएशंस, द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन, तो टैक्स लायबिलिटी एक्स्ट्रा हमें जमा करानी पड़ेगी।
पर्टिकुलर्स के डेबिट करके वो देख लो, सीरियल नंबर, डेट, कोरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, जिस टैक्स इनवॉइस से रिलेट करता है ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, उसकी डिटेल डालनी है। वो 7 पॉइंट में दे रखी है कि उसमें सीरियल नंबर, उसके डेट क्या थी और उसका या तो बिल ऑफ सप्लाई था, तो वैल्यू सिग्नेचर वही सब सेम है। ये लास्ट है तो इसके बाद ख़त्म है। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स, भैया पहले अगर कोई अनरजिस्टर्ड है, नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो कलेक्ट नहीं करेगा, और रजिस्टर्ड पर्सन कलेक्ट दे अगर उसने कलेक्ट कर लिया तो भैया आपको पता ही हो 73-74 में पेनल्टियाँ भी लगती है फिर। और लास्ट सेक्शन है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। अमाउंट, हाँ, कोई भी इनवॉइस जनरेट कर रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट है, स्पेशल केस वाला है, नॉर्मल है, वो सब पढ़े हमने, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी है तो उसमें टैक्स का इंडिकेट करना मैंडेटरी है, ये सेक्शन 33 बोलता है। नॉट विथ स्टैंडिंग दिस सप्लाईज मेड फॉर कंसिडरेशन, भैया तुमने पैसे लिए हैं तो पैसे के लिए तो उसमें टैक्स भी लिया ही है उससे, मान लो लमसम अमाउंट है तो मान लेंगे टैक्स इंक्लूड है उसमें। शैल प्रोमिनेंटली इंडिकेट इन द ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू असेसमेंट, अगर असेसमेंट के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उससे उसमें कह रहे हैं कि टैक्स आपने दिखाना चाहिए, और या तो टैक्स नहीं कर रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स विच शैल फाउंड द प्राइस फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस एट विच सच सप्लाई इज मेड। कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है कि बेसिकली कि कोई भी इन्वॉइस आप बना रहे हो या डॉक्यूमेंट बना रहे हो इन लिeu ऑफ टैक्स इनवॉइस, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो इस चैप्टर में डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है, वो टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, रिवाइज है या कंसोलिडेटेड कुछ भी है, उसमें टैक्स का अमाउंट दिखाना जरूरी है अगर लग रहा है तो। एग्जाम्प्ट वाले में नहीं दिखाते, और इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में भी जहाँ टैक्सेबल वाला पार्ट है उसमें दिखाते। तो ये वीडियो इतनी ही थी, मैं भी थक गया, सही में थक गया भाई आज तो, मतलब ज़बरदस्त चैप्टर निकला ये तो। और अब बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने समझा होगा, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वही सब मिला है तो मेरा वही पर्पस था बनाने का, और जिसको ये मिला है और उसको आगे कहीं काम आता है तो इससे बढ़िया चीज़ और हो ही नहीं सकती नॉलेज शेयर करने के बाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर मुझे कुछ लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, वैसे मैंने सोचा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि इनवॉइस के बाद इनवॉइस की ड्यू डेट तो पता चल गई हमें, लेकिन इनवॉइस जनरेट पहले हुआ है, बाद में हुआ है या काफ़ी टाइम बाद हुआ है, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता चल जाएगा। वो हमें पता चलेगा फिर किस मंथ में वो बिल आया है। मान लो बिल हमने नेक्स्ट मंथ जनरेट किया, लेकिन उस मंथ की ड्यू डेट थी उसी मंथ की, जिस मंथ में वो होना चाहिए था ड्यू डेट एज पर दिस चैप्टर, एज पर द इनवॉइस चैप्टर। तो वहाँ से उसका नेक्स्ट मंथ में टैक्स, उस टैक्स पीरियड में उसके नेक्स्ट मंथ में हमें टैक्स जमा कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें टाइम ऑफ सप्लाई एक जानना जरूरी है कि भैया उस टाइम क्या था उस सप्लाई का। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई पे वीडियो बना लूँ, देखते हैं जैसे होता है। बाकी आप नॉलेज लेते रहिए, और वो मेरे को ठीक लगेगा तो मैं नए नए चैप्टर्स की बना के डालता रहूँगा। और काफ़ी मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर की वीडियो सबको सपोर्ट करें, कुछ कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ टॉपिक उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और जो बिल्कुल ही जीरो है, नील बटे सन्नाटा है, उनको तो सारे ही देखने चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लॉ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी स्लोगन के साथ हम वापस अपना एग्जिट लेते हैं। ओके बाय, मिलते हैं फिर।